Hi, this is Ritesh here. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss an important topic in the field of science and technology. दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है, जो आपके यूपीएससी और अदर स्टेट कमीशन के साथ साथ जो छोटे और एग्जामिनेशंस जो होते हैं, जैसे कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर लो, रेलवे के एग्ज़ाम की बात कर लो, जहाँ पे बहुत डायनेमिक जो साइंस एंड इट्स टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में हम एक एक करके पहले आज आपको इसको सिलेबस से रूबरू होंगे, जिसको सीखेंगे कि क्या इसका सिलेबस है, और साथ में मेंस के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये वाला सेगमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिलेबस आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों सिलेबस इसका 7 से 8 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक, अब इस हर एक पार्ट का क्या रिलेवेंस है, तो आज हम थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन के साथ पूरे सिलेबस से जो है जानकारी लेंगे, और उसके बाद से एक एक करके हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगभग 8 से 9 पार्ट में जो बांटा गया है, तो इन सभी पार्ट्स को मेरे द्वारा नहीं कन्वे किया जाएगा। इसमें से कुछ पार्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट और कुछ एसोसिएटेड एक आध दो पार्ट जो है हमारे द्वारा दी जाएंगी इस चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ पार्ट जो होंगे हमारे अदर एजुकेटर्स के द्वारा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और समय समय पर इसके मेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके सामने होंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर आपके सामने होंगे, जिसको आप अपने एक्सरसाइज के माध्यम से करके अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो है इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, इसको आप कैसे समझोगे, तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर देखें तो सबसे पहली चीज़ तो होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है क्या। याद रखिए कि जो साइंस है, साइंस का मतलब क्या बोलते हैं कि कोई भी जो आप नेचर में जो भी चीज़ देख रहे हो, ठीक, तो उसकी एग्जिस्टेंस बहुत पहले से है। ठीक, ऐसा तो है नहीं, उसी का एक्सप्लोरेशन बाय द साइंटिफिक मींस किस तरीके से उसको खोजा जा रहा है, और उसका क्या एप्लीकेशंस है, ह्यूमन वैल्यूज़ उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, और किस तरीके से अदर वैल्यूज़ को लेकर के वो साथ चलते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, साइंस होती है। ठीक, उसके साथ साथ क्या, उसके साथ जो टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्पेस में जो आपके सैटेलाइट्स जो भेजे जाते हैं, तो उनकी क्या फंक्शनिंग है, उसका क्या रिलेवेंस है, क्या उसके यूजेज हैं, ठीक है, और उसका एक तरीके से स्पेस डिप्लोमेसी में कहाँ तक योगदान है। ये पूरी जो चीज़ें जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो है टेक्नोलॉजी, यानी कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वहाँ तक की जो यात्रा जो है सफल हुई है। तो इसको हम एक समग्र रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पीछे जाने के पीछे ये है कि साइंस जो है, अगर जो आप देखोगे तो लगभग 200 से 300 साल पहले से एक सही रूप में क्या हुआ, बढ़ित होना शुरू हुआ। इसके पहले भी कुछ इस पर काम हुए थे, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो है हमारे ऋषि मुनि जो थे, इसके पहले ही बहुत साल पहले ही कई चीज़ों के बारे में बता चुके थे, जैसे कि किस तरीके से सर्जरी होगी, किस तरीके से जो है पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं उसके बारे में बताया, किस तरीके से जो है तारों, ग्रहों, इन सब की दूरी किस तरीके से मेजर किया जाता था। ये सभी चीज़ें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस समय जब एक तरीके से नोटिफाइड नहीं था, एक इसका एविडेंस नहीं था, उसके पहले ही वो बता चुके थे। लेकिन जैसे जैसे लगभग 300-400 साल पहले से इनका एविडेंस मिलना शुरू हुआ, तब से हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में मानते हैं। तो ठीक, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जैसे हम बात करें, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जो पुराने समय से लेकर के, मतलब एंशिएंट एरा से लेकर के और मॉडर्न एरा तक और टिल डेथ तक किस तरीके से जो अपना योगदान दिए हैं, उन सब के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। ठीक, इसके बाद से देखेंगे डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुए, जैसे कि पहले जो आदिम समाज हुआ करता था, तो आदिम समाज में किस तरीके की जो चीज़ें, मतलब एक पत्थर युग से लेकर के उसके बाद से
किस किस तरीके से डेवलप हुआ, आग की खोज कैसे हुई और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुए और उसमें कहाँ कहाँ तक खोज हुए, ये सभी चीज़ें उसमें आई। फिर उसके बाद से धीरे 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 क्रमिक विकास होता गया। और मॉडर्न एज की हम बात करें तो हम एक घर में सुई बनाने से लेकर के और मिसाइल लॉन्चिंग तक की बात करें या सैटेलाइट लॉन्चिंग तक की बात करें तो ये सभी जो चीज़ें क्रमिक रूप से जो है एक डेवलपमेंट के माध्यम से घटित हुई। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो लगभग पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है क्रमिक रूप से इसमें बजट के प्रोविजन किए गए। साइंस के उन्नयन के लिए अलग अलग लैब्स की जो है गठन किए गए और साथ में जो है कई ऐसे प्रयोगों को संचालित करने के लिए जो है कई प्रकार के कार्य किए गए। तो ये सभी जो चीज़ें जो थी जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से की गई। जैसे अगर हम 12th पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें एक जो एक जो इस पे फोकस किया गया, इंक्लूसिव हेल्थ पे फोकस किया गया, यानी क्या था, समावेशी जो है स्वास्थ्य पे फोकस किया गया, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। मतलब किस तरीके से हेल्थ केयर को यूनिवर्सल किया जाए, सस्ते रेट पे मतलब दवाएं उपलब्ध हों, उसके लिए रिसर्च एंड इनोवेशन किस किस तरीके से बढ़ाई जाएं, ये सभी जो चीज़ें जो थी इंक्लूसिव हेल्थ के अंतर्गत था। तो ऐसे आप देखोगे कि पहली पंचवर्षीय योजना तक और 12वीं तक जो है क्या था कि अलग अलग बजट का प्रोविज़न करना, अलग अलग जो है मेथड्स को ईजाद करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सभी चीज़ें जो है क्रमिक रूप से दी गई। ठीक, उसके बाद से देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक अलग मिनिस्ट्री है जिसके तहत लगभग आप देखोगे DST, DSIR, CSIR को हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, सेंटर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके तहत लगभग पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे लैब्स हैं जहाँ पे बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई वर्क होते हैं। जिसके तहत आपको बात कर लो कि जो है डिफेंस वाले जो भी इक्विपमेंट हो गए या जितने भी आप ITN इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हो गए या और भी कई तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो इन्हीं लैब्स के थ्रू बनती हैं। फिर DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद से देखेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट। दोस्तों, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आप देखोगे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब 1947 में और पूर्ण रूप से जो हम बात करें 1950 में, उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाएं आई। या पंचवर्षीय योजनाओं के बाद क्या हुआ कि उसी के तत्वाधान जो है लगभग 1958 में, 1983 में, 2003 में, 2013 में जो है क्या हुआ कि लगभग साइंस कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके उन्नयन के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई। तो इन पॉलिसीज़ को के मेन पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक, देखेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मतलब है 2013 के पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मतलब है। उसके बाद से अगर हम बात करें इंडियन जेम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन कौन से जो है लोगों ने योगदान किया है, भारतीय लोगों ने, उसका बारे में देखेंगे। तो आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बाराहमीर ने, इन्होंने क्या हुआ था, यूनिवर्स वगैरह के बारे में बहुत तरीके के कार्य किए थे। फिर भास्कराचार्य, जगदीश चंद्र बसु, CV रमन के नाम से आप जानोगे, रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। और इवन कलाम साहब तक की हम बात करें तो इन्होंने अपने एक इनोवेटिव जो है एक तरीके से योगदान दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्नयन के लिए। ठीक, इसके बाद से हम देखें तो अब यहाँ पे एक बात आती है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीके से स्वदेशीकरण। जो भी टेक्नोलॉजी होती है नॉर्मली वो क्या है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को आपको मिलता है, नॉर्मली किस में विश्वास रखेंगे आप, जो स्वदेशी हो, मतलब जिसमें क्या है कि अपने देश में ही वो चीज़ें बने और उस पर क्या हो कि बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किए जाएँ ताकि दूसरों पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो और हम सेल्फ रिलायंट बन सकें। तो इसके लिए क्या है मतलब टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण, ये भी सब चीज़ें जो थी इसके पार्ट्स में थी। तो यानी एक तरीके से इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंट्रोडक्टरी पर्सपेक्टिव था। ओके दोस्तों, अब दूसरे पार्ट पे हम चलेंगे इसके चैप्टर 2, वहाँ से रियल आपकी कहानी जो होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शुरू होंगे, जो
पार्ट मेरा है उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब इसके सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं, वो है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक। मतलब यहाँ पे टर्म है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक। आप इसमें इसके तहत देखोगे कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप जीन्स के बारे में स्टडी करते हो, और जीन्स क्या है उसके लिए आपको सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा, जो कि आगे हम इसको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए समझ लीजिए कि जीन के माध्यम से जो भी आप गतिविधि देखोगे तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसी का और एप्लीकेशन वाले पार्ट हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्टोम, जीनोम, इन सब के बारे में जब आप पढ़ोगे, या जीन एडिटिंग की बात करें, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की बात करें, ठीक, तो ये सभी जो चीज़ें आएंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगी। और बायोटेक का मतलब कि बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से जो है डेवलप किए हैं। जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें, एंटीबायोटिक्स की बात करें, तो ये सभी जो चीज़ें जो होंगी बायोटेक के अंतर्गत आएंगी। ठीक, तरीके करके इसके सिलेबस को समझते हैं। पहले क्या है कि टर्मिनोलॉजीज, मतलब कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आपको समझने होंगे। तो इसके तहत याद रखिएगा, बायोटेक हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करें। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल का मतलब दो तरीके की जेनेटिक मटेरियल हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। मतलब इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो क्या होता है, डीएनए होता है, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, एक तरीके से आप कुंडली कह सकते हो कि ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक डीएनए होती है, और उसी डीएनए के बेसिस पे क्या होता है कि पूरी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इस डीएनए को किस तरीके से आप जो है यूज करोगे बाय द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम कई तरीके के जीन्स को अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जीन व्यवस्था में परिवर्तन कर देना, वही कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे हम बात करें कि एक डीएनए इस तरीके का है, इसको हम बोलते हैं होस्ट डीएनए, एक होता है फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ इस वाले पार्ट में जो कुछ दिक्कत है, या कुछ इस वाले पार्ट में बदलाव करना है जेनेटिक बेसिस में, तो क्या करेंगे कि इस फॉरेन डीएनए को इस होस्ट डीएनए में इंसर्ट कर देंगे। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, तो इस तरीके से आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझा शॉर्टकट में, इसको और डिटेल में बताया जाएगा आगे जा करके। उसके बाद से आप देखोगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब इन दोनों प्रोसेस में जो एक होस्ट डीएनए से एक फॉरेन डीएनए जुड़ा, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, उसके बाद से हम बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें एक उभरता हुआ एक क्षेत्र आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बायो साइंसेस थ्रू आईटी इज कॉल्ड एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब कि जिसके माध्यम से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजिंग करना, ठीक है, जिसके माध्यम से डीएनए के जो है स्ट्रक्चर, उसके रेप्लिकेशन, ठीक, और उसके जेनेटिक म्यूटेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, ये सभी जो चीज़ें क्या होंगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू संभव हो पाएगा। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है बायोलॉजिकल मटेरियल्स को किस तरीके से क्लब करना, और उसमें नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई तरीके के प्रोडक्ट्स का निर्माण करना, ये क्या आएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आएगा। इसको भी डिटेल में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद से हम बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशन, स्टेम सेल की बात कर लें। स्टेम सेल क्या होती हैं, जैसे एक टर्म है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल जो होती हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जो कि नॉर्मली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप देखते हो, साथ साथ में आप जो है बच्चे का जो जन्म होता है उसके जो एक तरीके से जो गर्भनाल जो होती है, एक आप कहते हो कि जो जिससे उस अम्बिलिकल कार्ड जिससे जुड़ा होता है, उस वाले पार्ट में भी स्टेम सेल्स होती हैं। तो इस सेल का फायदा ये होता है कि इस सेल को आज डेट में स्टेम सेल कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को इन फ्यूचर कोई भी या उसके परिवार को कोई भी अगर असाध्य बीमारी होती है, तो वो जो अनडिवाइडेड सेल्स होती हैं उसके माध्यम से जो है इलाज हो सकता है। जैसे अगर उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक, उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सेल्स जो है आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं लैब के अंदर, और उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो स्टेम सेल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो है बायोटेक। अब बायोटेक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बायोटेक भी कई तरीके का,
है। मतलब पहले ही मैं बता दिया कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस किस तरीके से और जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, तो उसी को हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा यूज है, मेडिसिन में बहुत बड़ा यूज है, फार्मास्यूटिकल्स में भी आप देखोगे, ठीक, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही देखोगे, ठीक, और भी कई तरीके के आप यूजेस देखोगे, फूड में देखोगे, फूड इंडस्ट्री में भी बायोटेक का बहुत बड़ा यूज है, ठीक, साथ में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी देखोगे आपका बहुत, यानी जो जो चीज़ें आप अपने सामने यूज कर रहे हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, उन सभी में भी बायोटेक्नोलॉजी, अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो बायोटेक्नोलॉजी का उसमें यूज होगा। उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी एजेंसीज इन इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी एजेंसी कौन कौन सी हैं जो कि इसको गवर्न करती हैं, उसमें याद रखिएगा कि पहला क्या है, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, जिसको क्या है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल बायोटेक से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं, और उससे कई टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के थ्रू डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस बनाना, और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पे काम करना, और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड काम करना। ये सब पूरा एक जो भी चीज़ें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, उसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे, ये सब किसके तहत आएगा, डीबीटी के तहत आएगा। इसके बाद जीईएसी की अगर हम बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो इसके तहत आप देखते हो कि यहाँ पे आपने एक टर्म सुना होगा बीटी कॉटन, जो कि बहुत पहले से ही चर्चा में रहा है, लगभग 1-2 दशक पहले से। क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, क्या होता है कि कोई भी जो जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू यानी जीन एडिटिंग के थ्रू जो कुछ भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि हम बीटी कॉटन की हम बात करें, बीटी कॉटन का मतलब क्या था, कॉटन के प्रोडक्ट को लेकर के कॉटन को लेकर के और उसमें कुछ उसके जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, उसके बेसिस में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, और करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जो कि हीट रेसिस्टेंट हो, स्ट्रेस रेसिस्टेंस हो, ठीक, और उसमें कोई कीड़े ना लगें, उसमें कोई इंसेक्ट ना लगें, ठीक, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मतलब उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ठीक। तो ये सभी जो चीज़ें, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिससे कि लाभ ज़्यादा हो और हानियाँ कम हो, तो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जेनेटिक मैनिपुलेशन मेथड। तो इसको गवर्न करने के लिए जो अथॉरिटी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी थी। तो बीटी कॉटन उसको निर्माण किया गया। आज डेट में बीटी ब्रिंजल की बात की जा रही है, बीटी जो है कॉटन के साथ बीटी ब्रिंजल की बात कर रहे हैं, मस्टर्ड की बात कर लें, तो इन सब में आप देखोगे कि यही एजेंसी जो होती है अप्रूवल देती है। तो बीटी कॉटन के लिए तो दे दिया, ठीक है, जिसके माध्यम से कॉटन का प्रोडक्शन हो सके। लेकिन कई बार आप देखोगे इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है कि वो फूड आइटम को लेकर के इनमें अप्रूवल आसानी से नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के काफ़ी कंसर्न्ड है, और हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के काफ़ी उसमें अभी डिबेट्स चल रही हैं। तो इसलिए ये एजेंसी ही जो है इसके अप्रूवल को प्रस्तावित करेगी, और तभी उसको फील्ड ट्रायल की अनुमति मिलेगी, और तब जाकर के वो आम जनता के बीच में आ पाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे पढ़ेंगे। टूल्स यूज्ड इन द बायोटेक, बायोटेक में कौन कौन से टूल्स जो होते हैं यूज होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो टूल्स जो हो सकते हैं, एंजाइम हो सकती हैं, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, उसमें वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक, ऐसे। तो याद रखिए कि एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और याद रखिए कि जो है जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी एंजाइम नहीं होते, लेकिन जितने एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होती हैं, ठीक। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो एंजाइम का भी एक अपना योगदान है। वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी तक हमने बताया है, तो उसके तहत जो है जो फॉरेन डीएनए के लिए जो चीज़ें मतलब होस्ट वाले पार्ट में बाहर वाले पार्ट से इंसर्ट किया जा रहा है, तो इंसर्ट करने में जिन जिन टूल्स की आवश्यकता होगी, या जैसे हम बात करें कि एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके तो ये क्या करते हैं कि एक अहम रोल अदा करते हैं उस जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन में। तो वेक्टर्स भी कई तरीके के होते हैं जिसको आप आगे जा करके पढ़ोगे, ठीक। इसके बाद से हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक का क्या योगदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किसके लिए, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी
प्रीलिम्स के साथ का तो इम्पोर्टेंट है ही है, और मेंस का भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। अब देखोगे इसमें क्या है, बीटी कॉटन की बात करें। बीटी कॉटन क्या है कि कॉटन के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए उसके जीन व्यवस्था में या जीन अरेंजमेंट में कुछ परिवर्तन करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए, तो ये क्या था, बीटी कॉटन। बीटी को हम बोलते हैं बैसिलस thuringiensis, ठीक, जो कि एक बैक्टीरिया था जिसको क्या था, जिसके माध्यम से जो कॉटन में कुछ प्रॉब्लम थी उसके जीन व्यवस्था में, तो उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो है इस तरीके के मेथड्स को यूज किया गया। दूसरा क्या है, बीटी ब्रिंजल की बात करें, यहाँ पे भी बैसिलस thuringiensis ब्रिंजल को लेकर के। गोल्डन राइस की बात करें, गोल्डन राइस का मतलब क्या था है, जो कि गोल्डन राइस हो गया, सुपर राइस हो गया, इन सब में आप देखोगे कि प्रोविटामिन ए, ठीक, ए से परिपूर्ण है कि नहीं है। साथ में आपने देखा होगा कि जो है कुछ आप राइस जो येलो कलर के होते हैं, तो इसमें भी इसके भी जीन व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन करके और एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को इन्हांस करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कि क्या हो कि वो हेल्थ इश्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे जो प्रोडक्ट बनाए गए, तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं किसके मेथड से बन रहे हैं, बायोटेक एप्लीकेशंस के माध्यम से बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वाले इसके पार्ट पे आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक इन हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ और मेडिसिन में बायोटेक का क्या योगदान है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसके लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझते चलिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है दोस्तों, इसको आपको क्लब करके पढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे फैक्चुअल डेटा हो गया वो आपका प्रीलिम्स का पार्ट होगा, और जहाँ पे आपका जो कंसेप्चुअल डेटा हो गया वो जो चीज़ें होंगी वो किसकी पार्ट होंगी, मेंस की पार्ट होंगी। लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फैक्चुअल डेटा और कंसेप्चुअल डेटा दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इन चीज़ों को थोड़ा अंतर करके पढ़िएगा। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं आपने देखा होगा, या नॉन डायबिटिक में भी एक इंसुलिन का लेवल होता है जो कि मेनली पैंक्रियास से के कुछ सेल्स होते हैं जैसे अल्फा और बीटा, वहाँ से आपने देखा होगा कि कुछ सेल्स जो होते हैं इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ग्लूकागॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कैसे किया जाए, उसको उसके जीन व्यवस्था में कैसे परिवर्तन की जाए, तो इसके लिए क्या हुआ कि कुछ बायोटेक कंपनियां हैं, इसमें भी काफ़ी इंजीनियरिंग करके एक नया जो इंसुलिन का प्रोडक्ट जो है बना दिया। और उसके माध्यम से आपने देखा होगा जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन की चेक लगातार कराते रहते हैं, और इंसुलिन लेवल का लगातार क्या होता है, मेजरमेंट होता रहता है। ठीक, इसके बाद से जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि जितने भी जेनेटिक डिजीजेज होते हैं उनमें जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करके जो है कुछ इलाज किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। जैसे कि आप थैलीसीमिया की बात कर लो, ठीक, या और भी जेनेटिक डिजीजेज, जैसे हम बात कर लें कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लें, या आपने जो भी आपने जेनेटिक डिजीज पढ़े होंगी तो उसको उसके माध्यम से इलाज किया जाए। या आपने कभी देखा होगा कि एबनॉर्मल हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में छेद हो जाता है, या सिंपली और भी कई तरीके के प्रॉब्लम जो एबनॉर्मल तरीके से होते हैं, तो उसमें भी जीन व्यवस्था को मतलब स्टडी की जाती है, और उसके माध्यम से क्या होता है कि पूरी तरीके से जीन लेवल पे या उसके जीन के जो बेसिस जो होती हैं नाइट्रोजिनस बेसिस उसके लेवल पे उसी में कुछ चेंजिंग करके मतलब कहीं कट होगा कहीं ऐड होगा, ठीक, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि इलाज होगा, तो इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। इसके बाद से क्या है, क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 क्या है, ये भी क्या होता है, जीन एडिटिंग मेथड्स है। ठीक, तो इसके माध्यम से यूपीएससी जो है लगभग 2 साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आप आगे जाकर के देखोगे। इसके बाद से स्टेम सेल, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। 3 पैरेंट बेबी की अगर हम बात करें, 3 पैरेंट बेबी में इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है कि मतलब एक होस्ट जो है मदर एंड फादर एक बात करेंगे, और दूसरा क्या होता है एक और जो मदर होगी जिसके माध्यम से क्या होगा कि कुछ माइटोकॉन्ड्रियल शिफ्टिंग की जाएगी, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में, तो उसके माध्यम से जो भी बेबी पैदा होगा उसको बोलेंगे 3 पैरेंट बेबी। ठीक, जिसमें 3 पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ये मैं सिर्फ सिलेबस से आपको अवगत करा रहा हूँ कि जो यूपीएससी के हिसाब से कितना रेलिवेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक, चाहे प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में या इंटरव्यू में, तीनों में इसका रोल आप देखोगे। इसके बाद से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लगभग जो है आपने देखा होगा कि जो है ईयर 2000 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, और इसके माध्यम से जीनोम
सीक्वेंसिंग या ह्यूमन जीनोम के बारे में स्टडी की गई थी। तो स्टडी करके देखा गया कि कितने फंक्शनल जीन हैं, ठीक, और ये जीन किस तरीके से रोल अदा करते हैं। तो इसके माध्यम से आपने देखा होगा 2 प्रोग्राम चलाए गए, HGP राइट और HGP रीड। मतलब कि जीन के जो मैनिपुलेशन है उसमें उसको खोला जाए तो वो राइट प्रोग्राम हो गया, और उस खोल करके उसके बेस सीक्वेंसेस को रीड किया जाए तो उसको HGP रीड प्रोजेक्ट। तो इसके माध्यम से ये देखा गया कि लगभग जो है ह्यूमन के अंदर 30,000 फंक्शनल जीन्स होती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है उसी पे रिसर्च किया जाता है और ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ किस जीन लेवल पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी को जेनेटिकली इंजीनियरिंग के मेथड से जो है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और करके जो है। तो इस प्रोग्राम को आप उसी के अंतर्गत पढ़ोगे, रीड और राइट, ठीक। इसी में आपका CRISPR-Cas9 भी यूज होगा। इसके बाद इनकोड प्रोग्राम। इनकोड प्रोग्राम क्या है? ये बेसिकली इनकोड प्रोग्राम ये चेक करता है, ये इनकोड प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिसर्च में ये रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं कि जो कंट्रोल करते हैं सेल को किस लेवल पे, प्रोटीन और RNA लेवल पे इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो होता है जीन इनकोड प्रोग्राम आपने देखा होगा। इसके बाद से या आगे पढ़ोगे इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बायोटेक एंड क्लोनिंग। बायोटेक और क्लोनिंग की बात है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि ये भी जो चीज़ें होंगी आगे बताई जाएंगी। इसके बाद से आप देखोगे दोस्तों तो नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है बायो रेमिडिएशन एंड फाइटो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है और फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो रेमिडिएशन का मतलब वो ये होता है कि माइक्रोब्स का यूज करके जो है पर्टिकुलरली माइक्रोब्स का यूज करके सॉयल और ग्राउंड वाटर में किस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। और फाइटो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट का यूज करके सॉयल, ठीक, और वाटर में जो प्रॉब्लम है, इम्प्योरिटीज हो, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ठीक। या एक तरीके से टॉक्सिसिटी जो है मिनरल्स का आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट और बायो का मतलब माइक्रोब से आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद होते हैं बायोसेंसर एंड बायोमार्कर। बायोसेंसर और बायोमार्कर का भी आप यूज देखोगे कि किस तरीके से बायोसेंसिंग जो डिवाइस जो होती हैं उसके माध्यम से, और बायोलॉजिकल मार्कर में RFLP की हम बात करें, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या उसी में वो जो DNM फिंगरप्रिंटिंग में जो इसको यूज करते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें भी आपको याद करनी होंगी, पढ़नी होंगी, जिसका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे ज़्यादा इसका रोल जो है आपके उसमें पूछे जाते हैं जो आपके इंटरव्यू होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि UPSC आपसे यही आशा करती है कि आप इस जो भी पार्ट्स बताए जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप रखो एक जनरलाइज अप्रोच के रूप में। दूसरा क्या है? बायो सिग्नेचर। बायो सिग्नेचर किसे कहते हैं दोस्तों कि इसके माध्यम से हम क्या चेक करते हैं? टू चेक द एविडेंस ऑफ प्लांट, टू चेक द एविडेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एविडेंसेस। मतलब जैसे मान लीजिए किसी चट्टान के बारे में पता करना है, किसी जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना है, तो डिफरेंट रेडियो एक्टिव टेक्निक्स के का प्रयोग करके, कार्बन डेटिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके, या एक तरीके से उनके DNA सैम्पलिंग का टेस्टिंग करके जो है जिस मेथड को यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बायो सिग्नेचर। इसके बाद से नेक्स्ट आप देखेंगे मोनसांटो या GMO क्रॉप्स या GM क्रॉप की हम बात करें। मोनसांटो क्या है कि एक US बेस्ड कंपनी है जो कि BT प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी BT कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का क्या करती है, काम करती है। और वो एक तरीके से पूरा रिसर्च करके एक हाइब्रिड सीड का निर्माण करती है, और निर्माण करके अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं BT प्रोडक्ट से युक्त जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम कॉटन की बात कर लें, ब्रिंजल की बात कर लें, इन सब चीज़ों का वो बनाने में मदद करती है। इससे किसानों को भी एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक। और इसके कुछ अपने इशूज हैं जो वो अलग चीज़ें हैं, ठीक। और इसमें आपने देखा होगा GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं आप पर्टिकुलरली इसी पार्ट में पढ़ोगे। तो एक तरीके से बायोटेक का जो भी सिलेबस है आपने देख लिया, इस पार्ट को ये मेरे द्वारा गवर्न की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इस क्रम में आप देखेंगे कि तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, वो है बेसिकली दोस्तों स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसके तहत आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहली चीज़ कि स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझते हो? इसके लिए जो संस्था है आपके यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेनली गठन की अगर हम बात करें तो लगभग क्या हुआ था कि 70 के दशक में, 1970 के दशक में हुआ था। ठीक, आप इसको समझ सकते हो। और एक क्या है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब किसके अंतर्गत, इस अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी आप इसको देखोगे तो इससे जितने भी आप सेटेलाइट कम्युनिकेशंस की हम बात करें, सेटेलाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ये इसरो के अंतर्गत आती हैं। तो इसके तहत आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो स्पेस में जो पर्टिकुलरली सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं तो वो किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से ऑर्बिट्स में भेजे जाते हैं। जैसे क्योंकि जो भी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं अर्थ के क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर में ही भेजे जाते हैं। ठीक है, स्पेस में भेजे जाते हैं। तो अब उसको किस तरीके से भेजा जाएगा, उसके रिसर्च प्रोग्राम कैसे होंगे, कहाँ कहाँ पे उसके रिसर्च होंगे और किस जगह, किस लॉन्च पैड से भेजा जाएगा। ठीक, तो ये सभी जो चीज़ें जो होंगी इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जिस तरीके से उसके रिसर्च होंगे, ठीक, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब इसमें आप देखोगे कॉन्सेप्ट इन स्पेस रिसर्च में, तो इसी में याद रखना 2-3 चीज़ आप अच्छे से, कि पहला चीज़ कि लियो के बारे में, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। दूसरा क्या है इसमें MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी बात करें तो ऑर्बिट्स के बारे में, क्योंकि आप जानते हो कि अर्थ को और हम इसको अर्थ माने तो यहाँ से क्या होगा कि अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो वो क्या होता है कि पहले अपने अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है, घूमते 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 क्या होता है कि वो स्पेस में जो है एक पोजीशन ले लेता है और वहाँ पे जा करके चारों तरफ क्या होता है कि घूमता रहता है, जिससे हमें कई तरीके के उसके फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हमें क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मदद मिलती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से क्या होता है कि वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। और भी कई तरीके की स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स भी आप समझ सकते हो, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या है कि पहले आपको ऑर्बिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला हो गया लियो, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद से अगर हम बात करें कि एक और जो होता है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। ठीक है, जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऑर्बिट में ही वो घूमे। एक तरीके से आप देखोगे कि लगभग 36,000 अर्थ से 36,000 जो किलोमीटर ऊपर जो है ये ट्रैवल करेगा और अर्थ की जो घूमने की जो दशा होती है उसी के क्रम से ये घूमता रहता है। तो एक तरीके से आपको एक तरीके से फिक्स पोजीशन पे दिखेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे 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 से घूमता रहेगा, इस तरीके से घूमता रहेगा। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसको बस काम भर का बस बताता रहता हूँ इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। उसके बाद से क्या है कि ट्रांसफर ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। उसके बाद से क्या होता है कि क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपको पता करना होगा कि एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या होता है कि ये पूरे जो स्पेस से रिलेटेड वर्क किए जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रायोजेनिक, मतलब आप समझ सकते हो उसको। तो ये भी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी, इसके डिटेल्स में आप जाओगे। उसके बाद से क्या होगा, एक और 2 चीज़ें याद रखिएगा। लॉन्च व्हीकल की हम बात करें, लॉन्च व्हीकल 2 तरीके की हैं अपने इंडिया में। पहला होता है PSLV और दूसरा होता है GSLV। ठीक, इसको बारे में शॉर्टकट में समझ लीजिए। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि PSLV जो पोल टू पोल के लिए क्या होता है कि भेजने के लिए, और ये नॉर्मली कम पेलोड वाले या सिंपली कह सकते कम वेट वाले जो सैटेलाइट्स को उसके ऑर्बिट में संचालित करने के लिए भेजे जाते हैं। जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं वो हायर वेट के लिए मतलब इसका यूज किया जाता है। और इसमें अपने अलग अलग स्टेजेज हैं, कोई 3 स्टेज है, कोई 4 स्टेज है, कोई 2 स्टेज है। तो आपको ये सभी ऑर्बिट्स के बारे में मतलब लॉन्च व्हीकल के बारे में आपको पढ़ना होगा। लॉन्च व्हीकल का मतलब वो इक्विपमेंट जिससे क्या हो कि सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके बाद से आप देखेंगे स्पेस रिसर्च इन इंडिया। स्पेस रिसर्च जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, इसरो के अंतर्गत होता है। तो इसरो ही इस चीज़ का क्या करती है कि रिसर्च में पार्टिसिपेट करती है। ठीक, दूसरा क्या है, इसरो हो गया। फिर उसके बाद से
और भी एसोसिएटेड कई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि कई जहाँ पे सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स जो होते हैं कई जगह बनती हैं, कई जगह पे उसके इंजन्स के जो रिसर्च एंड इनोवेशन होते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो सबके अपने अलग अलग डिविजन्स हैं, और भी हैं इसमें कई डिविजन्स जो आपको आगे बताए जाएंगे। उसके बाद से आप देखोगे स्पेस डिप्लोमेसी, याद रखिएगा ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस डिप्लोमेसी का क्या मतलब क्या होता है कि पहले जो है एक आप ऐसा समझ लीजिए कि स्पेस डिप्लोमेसी का मतलब कि स्पेस में पर्टिकुलरली जो आपके सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, अब उन सैटेलाइट्स का आपके इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, मतलब आपके कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है, और साथ में एसोसिएटेड जो कंट्रीज हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो ये लॉन्च व्हीकल है PSLV, इसके माध्यम से इंडिया कई अपने देश के तो सैटेलाइट्स भेजता ही है, साथ में और भी देशों के सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट में भेजने का काम करता है। यानी एक तरीके से क्या है कि ये अपना तो प्रोग्राम चलाता ही है, साथ में दूसरे देशों के साथ चला करके एक अच्छा गुडविल जो है मेंटेन करता है, साथ में इस कुछ इकोनॉमी के जो भी स्रोत होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छा अर्निंग के भी स्रोत जो है ये मेंटेन करता है। तो इसके लिए जो अर्निंग वाले जो पार्ट हैं, यानी इसके जो व्यावसायिक जो शाखा हो एंट्रिक्स के माध्यम से होता है, ठीक। और आज के डेट में इसका जगह पे एक और डिवीजन बनाया गया। उस डिवीजन को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस डिवीजन का नाम क्या है, जिसके तहत जितने भी स्पेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं तो उसका जो कमर्शियल जो पार्ट्स है उसी के थ्रू आज के डेट में गवर्न की जा रही है। जैसे कोई भी सैटेलाइट दूसरे देश के सैटेलाइट को लॉन्च करना तो उसके जो रेवेन्यू आएंगे या उससे रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उस नए एजेंसीज के माध्यम से हो रहे हैं, उस एजेंसीज का नाम बताना है आपको, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक ग्लोबल एरिना में, एक इंटरनेशनल एरिना में एक भारत की साख जो होती है मजबूत होती है इस प्रोग्राम के माध्यम से। दूसरा क्या है, रोल ऑफ इसरो। रोल ऑफ इसरो का कहाँ पे उसका रोल है देख सकते हो। सबसे बड़ा उसका एग्री में रोल है। एग्री में क्या होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है कि चारों तरफ दिखाता है किस तरीके से वेदर फोरकास्ट होगा, प्रेडिक्शन होगा कि फसलों को नुकसान तो कोई चीज़ ना पहुँचे। तो इसके लिए क्या होता है कि कब सुनामी आएगी, कब जो होगा जो है साइक्लोन आएगा, इन सब का अर्ली वार्निंग देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होते हैं सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट किसके माध्यम से, वो इसरो के माध्यम से जो भेजे जाते हैं, ठीक। उसमें भी आपने देखा होगा वो सैटेलाइट कौन से, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स होते हैं। उसके बाद से डिफेंस के लिए आपने देखा होगा कि डिफेंस के लिए भी जो यूज किए जाए। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि ग्रामीण विकास में फसलों का सही तरीके से आकलन करना कि कब कौन सी और भी कई मेथड्स के माध्यम से देखना, ठीक। और वेदर फोरकास्ट करना, ये सभी जो चीज़ें इसके तहत आएंगी। इकॉनमी में इसका कैसा रोल है, इकॉनमी मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है अपने सैटेलाइट को भेजने के साथ साथ दूसरे और देशों के सैटेलाइट भेज करके क्या करता है कि एक तरीके से पैसे जनरेट करने का भी काम करता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है, डिसास्टर मैनेजमेंट में इसका सबसे बड़ा योगदान है। डिसास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट के माध्यम से वो क्या होता है कि एक तो अर्ली वार्निंग पता चल जाती है, जिससे कि कुछ तैयारियां कर ली जाती हैं। और साथ में जो सुनामी या एक तरीके से कह सकते हो कि आप साइक्लोन जो इंडिया में प्रिवेलेंट हैं, अक्सर आते रहते हैं, तो इसका अर्ली जो है डिटेक्शन करके और उस पर क्या क्या उसका मैनेजमेंट किया जाए, ठीक। तो ये सभी जो चीज़ें होंगी उसके मैनेजमेंट में यूज होता है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज बहुत बड़ा है। इसके बाद से क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD लिखा है, इसको आप समझ लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा है, संपोषणी विकास में। दूसरा क्या, सतत विकास भी आप कई जगह कहते हो। अर्बन प्लानिंग में भी इसका यूज बहुत बड़ा है, ठीक। तो इस सब चीज़ों को आप समझ सकते हो। इसके बाद से मिशंस के बारे में देखते हैं। ये हम बस शॉर्टकट में आपको सिलेबस से क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से परिचय करा रहे हैं दोस्तों, ये डिटेल में नहीं है, ठीक है। मिशंस में देखोगे, मिशंस में पहला जो मिशंस आप समझो कि इसके पीछे भी और पहले भी मिशंस हुए हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड मिशंस को बता रहे हैं। मॉम के बारे में, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको आपने देखा होगा कि 2013-14 में कि मार्स की जो कक्षा थी यानी ऑर्बिट थी, उसमें सैटेलाइट को भेजा गया और सक्सेसफुली ऐसा भेजने वाला इंडिया पहला कंट्री था, ठीक। जिसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी रही, कि कैसे हुआ, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद से चंद्रयान मिशन, चंद्रमा की सतह पे क्या हुआ था कि वहाँ पे पर्टिकुलरली कौन कौन से जो वाटर के एविडेंसेस हैं कि नहीं हैं, और भी तमाम मिनरल्स के एविडेंसेस हैं कि नहीं हैं, इन सबको भेजने के लिए क्या किया गया कि चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया 2008 में। और
जो दो चंद्रयान 2 जो है भेजा गया 2018, अगर 18 या 19 में, आप इसको डेट कंफर्म कर लीजिएगा कि भेजा गया। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि कितनी फ़ायदे मिले, कितने सफलता मिली, ये सभी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। उसके बाद से आदित्य 1 मिशन, ये क्या होगा कि सोलर मिशन है एक तरीके से। तो ये सूर्य की किरणों से का अध्ययन वहाँ पे करेगा कि पर्टिकुलर कोरोना वाले पार्ट में क्या है, और जो सन के और भी जो पार्ट्स हैं उसमें किस किस तरीके के जो कंपोनेंट हैं, उसकी एनर्जी का क्या सोर्स है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आदित्य 1 मिशन के थ्रू देखी जाएंगी। इसके बाद इसरो के अदर फ्यूचर मिशन जो हैं और चैलेंजेज हैं, इसको भी आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद से हम बात करें लिगो एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, जी वेव्स मैंने लिखा है। तो लिगो याद रखिएगा कि ये भी जो है इसमें बेसिकली न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट है। तो इसको कहाँ इंडिया में, तमिलनाडु में और केरला का जो बॉर्डर वहाँ पे थेनी एक जगह है, तो उस जगह पे इसके प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। तो इसको किस तरीके से, इसके तहत जो आप देखोगे कुछ पार्टिकल्स की एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की जाएगी और कई तरीके के न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसके तहत आएंगी। तो पूरा का पूरा पार्ट जो है स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, वो देखते हैं डिफेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन का। अब इसके तहत आप देखोगे कि पहला जो पार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसके तहत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। दूसरे पार्ट में आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका डिफेंस रिसर्च का, वो है मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया। मतलब ये मिसाइल से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम होती हैं वो ये देखती है। तो इसके तहत आप देखोगे कि 2-3 तरीके के मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं। पहला है क्रूज, दूसरा है बैलिस्टिक, तीसरा IGMDP। ठीक है, तो इसके तहत आप एक एक करके देख लीजिए। क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल क्या होते हैं कि एक तरीके से अनमैन्ड मिसाइल होता है और ये पैरेलल चलता है, ज़मीन की सतह को पकड़ के चलता है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, याद रखिएगा। तो एक तरीके से जब सतह पे यानी ज़मीन के पैरेलल जब चले तो क्रूज मिसाइल होगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो है एक पाथ को कवर करे, ठीक, यानी पहले अर्थ से ऊपर जाए और उसकी ग्रेविटी के अंदर ही फिर क्या हो नीचे चला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। और याद रखिएगा कि इसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल में भी किलोमीटर्स के हिसाब से इसकी क्षमताओं का आकलन किया जाता है। ठीक है, कि जैसे पहले जो होता था कि 300 मीटर 400 मीटर के नीचे के ही मिसाइल्स बनाई जाती थी, मतलब। और बाद में क्या हुआ कि इसी मिसाइल्स को जो है क्या किया गया कि IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या हुआ कि इसके पेलोड्स को बढ़ाया गया और बढ़ा करके और ज़्यादा दूरी तक के जो है मिसाइल्स बनाए गए। ठीक, जिसके तहत आप देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत कौन कौन से आते हैं, पृथ्वी मिसाइल 1 और 2 की बात कर सकते हो। अग्नि के जितनी सीरीज हैं जो है, तो आप देख सकते हो कि अग्नि अगर 5 की हम बात करें तो लगभग 5 से 10,000 किलोमीटर तक का वो क्या कर सकती है, इलाके में जा करके अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो इस तरीके से बनाया गया अग्नि के 1 से लेकर के 5 तक। लेकिन आप देखोगे कि नॉर्मली 4 और 5 को उसको बेसिकली इसमें रखा जाता है, बाकी सबको जो है और अदर सीरीज में रखा है, जिसको आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद और कौन कौन से प्रोग्राम थे, त्रिशूल था, आकाश था, ये सभी जो थी IGMDP प्रोग्राम के तहत थी। ठीक, इसके बाद से आप देखोगे सबमरीन की बात की जाए। सबमरीन क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, सबमरीन किसे कहते हैं। सबमरीन का मतलब क्या होता है कि जो है ये नॉर्मली सी के अंदर या ओशन के अंदर ये रहेंगे और वहाँ से स्ट्रेटेजिक मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे जो हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं उसके अंदर, तो ये क्या इस पे एक ऐसा एक तरीके से पनडुब्बी इसको हिंदी में कहते हैं। तो पनडुब्बी में पूरे वहाँ पे भी फोर्सेस होती हैं। ठीक, और उसके माध्यम से क्या होता है कि पूरे जो कोस्टल एरिया उसकी निगरानी की जाती है। तो इसमें भी ये डीजल भी हो सकता है, ठीक है, डीजल रिलेटेड हो सकता है, और क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक रिलेटेड हो सकता है, न्यूक्लियर रिलेटेड हो सकता है। तो सबमरीन्स के भी कई टाइप्स हैं। ठीक, तो उन सबमरीन्स को आपको आगे स्टडी करनी होगी। ठीक, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि पूरा जो कोस्ट की निगरानी जो करने का काम इसके माध्यम से होता है। तो न्यूक्लियर रिलेटेड में आपने अरिहंत का नाम सुना होगा, INS अरिहंत वगैरह का। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना होगा। UAV की बात करें, अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात करें, तो इसमें ड्रोन्स वगैरह जो होती हैं वो आती हैं, इसके बारे में आपको देखना होगा। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, तो INS कैरियर, तो अपने इंडिया में जो है कितने तरीके के कैरियर्स हैं इसको भी आप आगे देखोगे। INS विक्रमादित्य वगैरह का नाम आपने सुना होगा। ठीक, इसके बाद से
एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी जो डिफेंस के लिए जो रिसर्च एंड इनोवेशंस हो रहे हैं और उसके तहत कौन कौन से अलग अलग तरीके की इक्विपमेंट्स आ रही हैं, तो वो सभी जो चीज़ें होंगी वो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। इसका कंसेप्ट ऑफ स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ क्या होता है दोस्तों? स्टील्थ का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो रडार के संपर्क में ना आ पाए, मतलब कुछ इस तरीके के जो विमान जो है, या सिंपली कह सकते हैं कि जो बनाया जाए कि जो रडार के संपर्क में ना आए। मतलब नॉर्मली इसके जो सरफेस जो होती हैं, जो एयरक्राफ्ट जो होती हैं वो फ्लैट सरफेस होती हैं, तो वो रडार के संपर्क में नहीं आती हैं। तो इससे क्या होता है कि आसानी से दुश्मनों को धोखा दिया जा सकता है। तो स्टील टेक्नोलॉजी है, ठीक, मतलब रडार के संपर्क में आया। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब कोस्ट की जो सुरक्षा करने वाले जो गार्ड्स हैं, तो उनके क्या है, उनको किस किस सुविधाओं से लैस किया गया है, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया गया है, ठीक, उनके ड्यूटीज प्रिविलेजेस ये सब जो भी हैं, ये सभी चीज़ें हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आएंगी। AI इन डिफेंस, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है कि AI इन डिफेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स बन रहे, चाहे मिसाइल हों या और भी रिलेटेड प्रोडक्ट हों, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या योगदान है। मतलब किस तरीके से खुद सेंस कर ले चीज़ों को ऑटोमेटिक, मतलब अगर मैन की अनुपस्थिति में या किसी पर्सन की अनुपस्थिति में ये सभी चीज़ें मतलब संचालित हो जाएं, तो ये जो है AI का बहुत बड़ा योगदान है। या और भी माइक्रो लेवल पे जो रिसर्च हो रहा है उसमें आप देखोगे कि AI का यूज बहुत ज़्यादा है। तो इसका डिफेंस में क्या यूज है, ये वाला सेक्शन इसमें पढ़ोगे। इसके बाद इसरो एंड इंडियन डिफेंस। इसरो और इंडियन डिफेंस दोनों का क्लबिंग कैसे है, मतलब इसरो तो सैटेलाइट भेजने का काम करता है या सैटेलाइट्स से रिलेटेड वर्क करता है, और जो है ये डिफेंस रिसर्च जो होती है इसके तहत मिसाइल्स के प्रोग्राम है। तो यानी इसके तहत आप देख सकते हो कि इन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, इनके साथ साथ किस तरीके से रोल्स होते हैं, और कहाँ तक ये जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से आवश्यक हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल ये प्रोग्राम जो है, जो आपका सिलेबस का था, इसका आधा पार्ट इस समय खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे के सिलेबस बताएंगे, और इस दोनों पार्ट्स को आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बिना सिलेबस समझे दोस्तों आप इस पूरे पार्ट को स्टडी नहीं कर सकते हो, सीख नहीं सकते हो। और जब एक पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा तब जा करके आप एक एक करके हम इस पूरे सेशन से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।